नमस्कार। देशज के इस खास कार्यक्रम गल्पगोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदी के कथाकार सुभाष शर्मा। गल्पगोई के इस आयोजन में मैं देशज की तरफ से आज के मेहमान कथाकार श्री सुभाष शर्मा का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री शर्मा के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बेजुबान, भूख और अन्य कहानियां, खर्रा तथा अन्य कहानियां। 50 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी है। इनकी कुछ कहानियों का अनुवाद भारत की भिन्न भाषाओं में हुई है। इनके एक कहानी संग्रह का अंग्रेजी में भी तर्जुमा हुआ है। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि श्री शर्मा ने गल्पगोई में कहानी पाठ के लिए हमारा आग्रह स्वीकार किया है। तो मैं आग्रह करता हूं श्री सुभाष शर्मा से कि वो आएं और अपनी कहानी सुनाएं। श्री शर्मा। मेरी कहानी का शीर्षक है चलो कहीं और चलें। जैसे हुआंगहो नदी को चीन का शोक माना जाता है, ठीक वैसे ही कोसी को बिहार का शोक। थोड़ी बारिश में भी बाढ़ आ जाती है कोसी नदी में। लोग बाग कहते हैं कोसी की कोख छोटी है, जिससे वह बड़ी संतान नहीं संभाल पाती। बांध बनने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। पहले बरसात में पानी का बहाव आता था और कुछ दिनों तक तंगो तबाह करने के बाद वापस चला जाता था, मगर अब जो पानी बाढ़ से आता है वह बाहर नहीं जा पाता। वह तबाही का आलम बन जाता है। जल जमाव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जिसके कारण 6 माह तक लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी हर सांस में बाढ़ की लीला थिरकती है और खुलेआम ललकारती है। वे नाव पर चढ़कर पानी में टट्टी करते हैं और छी नहीं, सचमुच उसी बाढ़ का पानी आम मूद कर पी लेते हैं, चाहे हंस कर पिए चाहे रोकर। इसी का नाम है जिंदगी। बाढ़ अपने साथ नाना प्रकार की बीमारियां भी लाती है। बच्चे बुतरू कैदस्त से बड़ी तादाद में मर जाते हैं। बूढ़े लोग भी पानी की मार लंबे समय तक नहीं झेल पाते और टेम हो जाते हैं। उन्हें जलाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता बारिश में, तो कोसी में ही उन्हें बहा दिया जाता है भगवान का नाम लेकर, वैसे ही जैसे डांगर बहा दिया जाता है। एक ही फर्क रहता है दोनों में। आदमी की लाश को कपड़े के कफन में लपेट दिया जाता है। जानवर की खाल इतनी मोटी होती है कि उसे कफन की जरूरत नहीं पड़ती। मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि राहत के रूप में कफन भी बांटा जाता है। कुछ लोग धराऊं कफन रख लेते हैं। ऐसा सोचता रहता है चन्नर। हर साल बरसात के दौरान वह यही सब सोचता है, मगर उसके बाद भूल जाता है जैसे बच्चे अपनी चोट। इस बार बाढ़ आई थी तो बल्लमपुर दियारा के चन्नर दुसाद को नहीं छोड़ी। पिछले 4-5 साल से वह चन्नर को बीमार करती थी, चलने फिरने से लाचार करती थी, मगर आखिर में उसके बाल बच्चों पर रहम करके उसकी जान बख्श देती थी। फिर सरकार की ओर से तीसरी फसल काटने को मिलती थी। जिला प्रशासन के हाकिम हुक्काम से राहत के नाम पर गेहूं की राशन, तेल, पॉलिथीन, कपड़ा, सत्तू, चूड़ा आदि मिलता था। चुनाव नजदीक होने के कारण विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने छुटभइयों से बड़भीर तक पिछले साल जमकर राहत सामग्री बांटे थे। गांव के कई लोगों ने एक आदमी के नाम पर 3-4 बार सामान लिए, मगर यह साल चुनाव का समय नहीं था, सो कोई नेता दियारा में सपने में भी नहीं गया। जियो तो वाह वाह, मरो तो वाह वाह। चन्नर को टीबी हो गई थी, मगर उसके पास लंबे समय तक इलाज कराने के पैसे नहीं थे। वैसे लोग रोजाना वो इबारत देखते थे तो सरकार ने दीवारों पर लिखवा दी थी, टीबी लाइलाज नहीं है। बाढ़ आने से उसकी खांसी और बढ़ गई। खांसी बढ़ने का मतलब ज्यादा बलगम और ज्यादा खून का निकलना था। वह खांसते खांसते एक दिन सड़क सुधार गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया 5 बच्चों और उनकी मातारी को। चन्नर की लुगाई झिनका रो रो कर झांकर हो गई। अब किस बिल में घुस जाए या किस गगरी में हाथ डाले कि बच्चों को खाने पीने को कुछ मिल जाए, मगर कुछ नहीं मिलता। वह चन्नर की याद में परेशान हो उठी।
जनरल बीमारी के बावजूद कुछ न कुछ करता रहता था। जब हल जोतने और फावड़ा कुदाल चलाने से वह लाचार हो गया था, तो वह घर बैठे बैठे चारपाई बुनता, चटाई बुनता, खांची पलड़ी बनाता, नरिया कपड़ा पाथता, रस्सी बंटता, गाय को चारा खिलाता आदि। इससे वह खाने का कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर कर लेता था, मगर अब कौन करेगा। झिनका के मन में ये बातें बार बार कौंधती, वह कल्पने लगती। मगर बाद में वह यह भी सोचती कि उसका मर्द टीबी की गंभीर बीमारी कई सालों तक झेलता रहा, सो उसे अब जाकर मुक्ति मिली। मगर तभी उसके सामने बिलबिलाते बच्चे नजर आते तो वह दहाड़ मारकर रोने लगे। गांव के दुसार टोले, कायस्थ टोले, राजपूत टोले और ब्राह्मण टोले की महिलाएं उसे बार बार नाना प्रकार से सांत्वना दे रही थी। दुसार टोले की महिलाएं उसके आंसू पोंछ रही थीं, उसका हाथ पैर पकड़ रही थीं, उसका कपड़ा ठीक कर रही थीं और समझा बुझा भी रही थीं। दूसरी महिलाएं बगल खड़ी होकर सिर्फ शब्दों से उसे समझा रही थी। थोड़ी देर में चन्नर की लाश की अर्थी स्मशान घाट ले जाई गई। जिनका उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। कई महिलाओं ने उसे पकड़कर बिठाया। पड़ोस की महिलाओं के अलावा दूसरे टोलों से भी उसके बच्चों के खाने के लिए रोटी, दाल, भात, सब्जी वगैरह आ गई। भूखे बच्चे खाने पर टूट पड़े। पड़ोस की एक महिला ने उन सभी का हाथ पैर बुलाकर खाना परोस दिया। वे बड़े चाव से खाने लगे। वे बच्चे शायद अपने पिता के मरने की बात भूल गए थे अथवा मरने का अर्थ ही नहीं समझ पाए थे। दूसरे दिन से भीड़ कम हो गई। कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मिलकर चन्नर का क्रियाक्रम संपन्न किया। घर में तो गूंजी भाग भी नहीं थी, मगर घर में भी बिरादरी को तो कच्चा पक्का भोज खिलाना ही था, वरना मृत्यु जैसी अशुभ चीज का पाप कैसे मिटेगा। पुश्तैनी खेत तो था नहीं जिसे बेचकर जुगाड़ किया जाता। गहना गुड़िया भी नहीं था जिनका के पास। दोनों गायों को बेच दिया गया, फिर भी 2000 रुपए का कर्ज हो गया। जो चन्नर जीते जी कर्जदार नहीं था, मरने पर कर्जा का गट्ठर दे गया। बिरादरी के भोज के बाद जिंदगी अपने असली रूप में प्रकट होने लगी। झिनका को अपने तथा बच्चों के खाने पीने, कपड़े लत्ते, दवा दारू का इंतजाम करना था। चूंकि झिनका का कोई बेटा बेटी पढ़ने नहीं जाता था, सो वैसे ऊपर फट्टू खर्च की चिंता नहीं थी। 1 महीने के बाद उस बल्लमपुर दियारा में नए बीडीओ साहब अपनी लाव लश्कर लेकर आए और उस टोले की सबसे ज्यादा उजड़ी झोपड़ी के सामने गाड़ी रोक दी। उतरते ही उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। देखो भाई और बहनों, हम आप सबके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या पढ़ाएंगे हुजूर? मास्टर ही स्कूल नहीं आते? एक नौजवान जियावन ने तुरंत टोका। देखिए, जो पहले हुआ सो हुआ, उसे भूल जाए। अब मास्टर लोग रोजाना पढ़ाने आएंगे। आप सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। बीडीओ साहब ने आश्वस्त करना चाहा, मगर तभी एक औरत बोल पड़ी। स्लेट पेंसिल खरीदने में भी तो पैसा लगता है। हमारे दुसार टोला के लोगों के पास उसका इंतजाम होता तो हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ने पहले ही चले गए। तब बीडीओ साहब ने विस्तार से बताना शुरू किया। देखिए, अब सरकार ने फैसला किया है कि 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल में नाम लिखाना है। कॉपी किताब, स्लेट पेंसिल सब कुछ सरकार देगी। आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना है, बस अपने बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल भेज देना है। मगर जो बच्चे मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, वो कैसे पढ़ने जाएंगे? वे पढ़ेंगे तो पेट कैसे भरेगा उनके परिवार का? एक बुजुर्ग ने बात की डंडी मारी। और भूखे भजन न होय गोपाला, जो दिन भर स्कूल में रहेंगे बिना खाए पिए, यह तो मुश्किल है। एक औरत ने पानी का छींटा मारा, पूरे प्रस्ताव की रोशनी बुझा दी। तब बीडीओ साहब ने योजनाओं की तारीख खोल दी। सभी बच्चों को दोपहर का भोजन मिलेगा, खिचड़ी या हलवा। सभी बच्चों को वजीफा भी मिलेगा। सरकार ने इतनी व्यवस्था की है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, वरना आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो जमाने की दौड़ में पीछे हो गया, वो हमेशा के लिए अपने को कमजोर बना लेगा, गुलाम बना लेगा। बच्चों का बचपन वापस नहीं आएगा, तब पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं। इतना सुनते ही झिनका के शरीर में जोर से कंपन हुआ। वह सोचने लगी कि वह पहले ही पिछड़ गई है। उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, उसके बच्चे अनपढ़ गंवार हैं। जब सरकार पूरा खर्च उठाने को तैयार है तो मोड़ने की बात कहाँ। वह धीरे धीरे बीडीओ साहब की ओर बढ़ी और बोल पड़ी, हम पढ़ाएंगे अपने सभी बच्चों को, उनको जानवर से इंसान बनाएंगे। सर बीडीओ साहब खुश होकर तालियां बजाने लगे। सो सारे लोग तालियां बजाने लगे।
सभी ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात कही। वीडियो के साथ गए किरानी बाबू ने दुसाध टोला के सभी लड़के लड़कियों का नाम रजिस्टर में लिख लिया। कुल 60 बच्चे नाम लिखवाए। वीडियो साहब ने झिनका को जवाबदेही दी, वह अपने टोला के सभी बच्चों को स्कूल भिजवाए। यदि नियमित रूप से स्कूल जाएंगे बच्चे तो झिनका को इनाम मिलेगा। उन्होंने इसको विधवा पेंशन शुरू करने का वादा किया। झिनका को लगा कि उसकी चोंच में जिंदगी का तिनका पकड़ में आ रहा है। आदमी किसी सहारे की अपेक्षा उसकी आशा पर ज्यादा जीता है। उसने एक पढ़े लिखे लड़के की मदद से अगले दिन विधवा पेंशन का एक आवेदन ब्लॉक में भिजवा दिया। अगर वीडियो ने कहा कि उस पर मुखिया का हस्ताक्षर और मुहर चाहिए, ये सारी बातें सही हैं। जिनका अगले दिन मुखिया के यहाँ गई। पता चला कि वह सिवान में धान की रोपनी करवा रहे हैं। वह दौड़कर वहां पहुंची और मुखिया के सामने अपनी समस्या पेश कर दी। मुखिया ने कहा, पहले मेरे खेत में धान की रोपनी करो, फिर मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। तुम्हें ब्लॉक भी नहीं जाना पड़ेगा। सो झिनका भी दर्जन भर स्त्री पुरुष मजदूरों के साथ उस काम में लग गई। मुखिया ने उसका आवेदन अपनी जेब में रख लिया। मुखिया उसे बार बार निहारता रहा। जब वह झुककर धान की जरी लगा रही थी, शाम को मुखिया ने सभी मजदूरों को मजदूरी दे दी, मगर झिनका को बाद में देने का वादा किया। झिनका को अपनी पेंशन बनवाने की समस्या याद थी, तो वह दबाव नहीं दे सकती। 3 दिनों के बाद झिनका फिर गई मुखिया के दरबार में। वह अपने दलान में कुछ भाइयों से घिरे थे। एक आदमी ने कहा, अब मुखिया के यहाँ आ गई हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद बात की हिम्मत जुटाई तो मुखिया ने कुर्की दी, पूरी दुनिया में तुम्हारा ये अकेले काम नहीं है, मेरे ऊपर पूरी ग्राम पंचायत का बोझ है। तुम आकर मेरे घर का झाड़ू पोछा द्वार गोबर कर दिया करो, फिर तुम्हारा काम टंच हो जाएगा। वह खाली हाथ लौट आई थी, खाली हाथ। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह धान की रोपनी की बकाया मजूरी मांगे। वह डर रही थी मजूरी मांगने से मुखिया और नाराज हो सकता है, अब तो पेंशन का मिलना सपना हो जाएगा। वह अपने दुख की डगर पकड़े धीरे धीरे वापस चली गई। करीब 1 माह बाद झिनका फिर मुखिया के दरबार में फरियाद करने गई। मुखिया ने उस फरियादी को अगले दिन ब्लॉक चलने को कहा। भाड़े के पैसे उसके पास नहीं थे, सो अगले दिन वह तैयार होकर जियावन की साइकिल पर बैठकर ब्लॉक पहुंची। उसने कार्यालय से पता किया तो वहां ना तो मुखिया था और न उसका आवेदन था। सो वह फिर वीडियो से हाथ जोड़कर गुड़गुड़ाने लगी। वीडियो ने मुखिया से उसके आवेदन पर हस्ताक्षर करवाने और पेंशन शुरू करने का वादा किया, मगर फिर 1 माह बीत गया। इस बीच उसके घर की स्थिति बद से बदतर हो गई। उसने अब तक 500 रुपए का अनाज पानी नून तेल कर्ज कर लिया था, मगर भविष्य की बेदी पर वर्तमान का बलिदान करके वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती रही। वहां बच्चों को दोपहर में केड़ी मिल जाती, मगर सुबह शाम के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ता था। वह कई घरों में सफाई करने, गोइठा पाथने, पानी भरने, अनाज साफ करने आदि का काम करते। इस अध्यापक के जिम्मे खिचड़ी बनाने की जवाबदेही थी। उसका तबादला हो गया तो अचानक खिचड़ी बननी भी बंद हो। गरीब बच्चे फिर स्कूल से भागने लगे। झिनका ने बीडीओ साहब को सूचना दी। वह भी सर्व शिक्षा अभियान के प्रति समर्पित थे, सो उन्होंने अस्थायी व्यवस्था के तहत झिनका को वही खिचड़ी बनाने का जिम्मा दे दिया और इसके लिए उसे महीने में 100 रुपए देने को कहा। इस बात की खबर जैसे मुखिया को मिली वो कुपित हो गया। उसने कहा, एक दुसाध औरत की बनाई हुई खिचड़ी हमारे बच्चे कैसे खाएंगे। सो उसने अड़ंगा लगा दिया कि जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसके खिचड़ी बनाने पर गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को ज्यादा खिचड़ी परोस देगी और बच्चों के जरिए सामानों की चोरी भी कर लेगी। सो मुखिया ने झिनका को यहाँ से धोबिया पाठ पटकनी थी। अब झिनका बेहद परेशान हो, मगर दुसाध टोले के जियावन नामक नौजवान ने उसे साइकिल पर बिठाकर ब्लॉक पहुंचाया और बीडीओ से मिलकर उसकी पेंशन शुरू करने की मिन्नत करने लगा। जियावन ने वो मुखिया से हस्ताक्षर करा दिया था, सो बीडीओ ने कुछ ही दिनों में अपने उच्चाधिकारियों से मिलकर उसकी पेंशन शुरू करवा दी। इससे झिनका के चेहरे पर खुशी की मेघ झमाझम बरसने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी सही करवट ले रही है। जब मुखिया को उसकी जानकारी मिली तो उसने प्रचार कर दिया कि झिनका जियावन की रखैल बन गई है। उधर नौजवान जियावन को इस सफलता से इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि उसने कुछ नौजवानों को बटोर कर सलाह मशविरा करके ग्राम विकास समिति का गठन किया और दुसाध टोले के युवकों और युवतियों को सदस्य बनाया। यद्यप झिनका पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसे भी उस समिति में रखा गया। इस समिति ने पूरे गांव का सर्वे करना शुरू किया। इसके पास क्या क्या चल अचल संपत्ति है, गांव में पंचायत ने क्या क्या योजनाएं बनवाई हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, उनमें कितना खर्च हुआ है, वगैरह वगैरह।
करीब 1 माह में ये सारे काम पूरे हो गए। तो जियावन और झिनका ने पूरी सूची बनाकर पीटीओ साहब को सौंप दी कि जिन जिन योजनाओं में पैसे की लूट हुई है उसकी जांच कराकर दोषी मुखिया ठेकेदार आदि पर कानूनी कार्रवाई की जाए। झिनका जियावन की दी हुई अकल पर अमल करने में नहीं चूकती थी। मुखिया उस भारी घटना से बहुत चिंतित हुआ। उसे लगा कि यदि जांच हुई तो वह जेल भी जा सकता है और लूट के पैसे की भरपाई भी करनी हो। सो उसने 60 टोले के पैसे लोगों को बुलाया तो दारू, ताड़ी, भांग आदि के शौकीन थे। उन सभी को अपने यहाँ उसने जमकर खिलाया पिलाया और अंत में झिनका जियावन के खिलाफ एक आवेदन भी लिखवाया। मौजूद पंचों ने अपना अपना हस्ताक्षर किया। उसमें लिखा था, पूरी पंचायत यह फैसला लेती है कि जियावन और झिनका के अवैध संबंधों के कारण उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। झिनका वेश्यावृत्ति करती है जिसके कारण पूरे गांव का माहौल दूषित हो गया है। अगले दिन जियावन अपने 3 साथियों के साथ झिनका के यहाँ अगली कार्रवाई की योजना बना रहा था। उसे लगा कि बीडीओ साहब भी शायद मुखिया से मिल गए हैं, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सो जिलाधिकारी के पास आवेदन देना चाहिए। यह योजना बनाते और नई रणनीति तय करते करते रात के 10 बजे मुखिया ने उन युवा साथियों में से एक को पैसा देकर और दारू पिलाकर पूर लिया था। वह नशे में बहक रहा था और झिनका को अनाप शनाप कर रहा था कि जियावन ने उसे डंडा फटकारा। वह जियावन पर टूट पड़ा। उधर मुखिया ने कुछ लोगों के साथ झिनका के घर पर धावा बोल दिया। वहां रात में 3-4 पुरुषों के साथ झिनका को पाकर गांव वालों ने बेहद नाराजगी जताई। कुछ लोगों ने झिनका पर हाथ पैर भी चला दिए। उनका पारा 7वें आसमान पर था। फिर क्या था, पूरा गांव मधुमक्खी की तरह भुनभुनाने लगा। लगभग सभी स्त्री पुरुषों ने झिनका को उल्टा, झिनार, रंडी, पतुलिया, हरजाई याद किया। झिनका सोचने लगी, किसी बिगड़े मर्द पर कभी ऐसा आरोप नहीं लगता। मर्द ही तो सृष्टि चलाता है, बीज कभी अपवित्र नहीं माना जाता। सो मर्द अपवित्र नहीं हो सकता। वक्त की नजाकत समझकर और अपनी माँ के इशारे पर जियावन अचानक वहां से फूट लिया। सबकी राय थी कि राण होने पर झिनका ने नया साण खोज लिया है, कि उसके नखरे तीसरे आसमान पर रहते हैं, कि वह बीडीओ सीओ के यहाँ आंखें लड़ाने जाती है, कि वह भतरासी है, भतार चाहिए रोज रोज नया नया। सो गांव वालों ने उसे गांव से निकाल देने का फैसला किया। 2 टोले, राजपूत टोले, ब्राह्मण टोले और कैस टोले किसी बात पर शायद ही एक मत होते थे, मगर गांव की इज्जत आबरू के नाम पर सब एक हो गए थे। गांव की नाक का सवाल सबसे अहम होता है। महिलाएं पुरुषों से भी 4 कदम आगे थी। कोई झिनका के इतिहास का पुथन्ना सरेआम खोल रही थी। कोई चौपाई कहती थी तो कोई दोहा, कोई मुहावरा कहती थी तो कोई पहेली बुझाती थी। महिलाओं विशेषकर दुसाधनों को यह फिक्र थी कि महिला के नाम पर झिनका एक कलंक है, जिसने अपनी वासना को नियंत्रित नहीं किया। उसने पेट की आग बुझाने के लिए उसके नीचे का रास्ता अपनाया। अब कोई बिरादरी वाला यहाँ की लड़कियों से विवाह नहीं करेगा, सो उसके कुकर्म से अगली पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा। सो दुसाध टोला की एक महिला फुलेना ने प्रस्ताव पेश किया, पंचों, झिनका ने जो कुछ किया है वह माफी के योग्य नहीं है। उसने पूरे गांव समाज की आबरू माटी में मिला दी है। हमारी बेटियों का हाथ कोई नहीं थामेगा। मैं भी राण रेवा हूँ, मगर अपनी देह अपने काबू में रखती हूँ। अपनी लगाम अपने पास रहनी चाहिए। सो झिनका को इस गांव से निकाल दिया जाए, मगर उससे पहले उसका मुंह मुड़ाकर उसे सरेआम नंगा घुमाया जाए पूरे गांव जवार में। इसी विशाल जनसमूह ने करतल ध्वनि से पारित कर दिया। मुखिया विलायती यादव ने ऐलान किया, जब सभी लोगों की यह राय है तो मेरी भी यही राय। दुष्ट के साथ दुष्टता बरतनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरे। झिनका शहर उठी। उसकी आंखों से झरने की तरह लोर टपकने लगे। वह जानती थी फुलेना का चित्र कैसा है। वह खुद अपना देह बेचती रही है सालों से। वह मुखिया विलायती यादव की भी खास पसंद रही है कि विधवा होने के 1.5 साल बाद उसके अवैध लड़का पैदा हुआ था, जो मुखिया के जानवरों को चराता है। मगर वह कैसे कहे, किसे कहे? है कोई सुनने वाला? है कोई साथ देने वाला? उसने चारों ओर निहारा। नीचे धरती से लेकर ऊपर आकाश तक कोई नहीं दिखा उसे। जियावन के साथी भी नहीं। वह चिंता के अग्निकुंड में जल रही थी कि फुलेना ने उसकी पीठ पर एक लात मारा। देखते देखते उस पर सैकड़ों लात घुसे पड़े। वह कराहती रही। कोई सुनने वाला और रुकने वाला नहीं था। तभी उसने चीख कर कहा, मुखिया ने मेरी मजूरी नहीं दी। जो मैं मांगती हूँ तो वह आनाकानी करता है। मेरी पेंशन भी इसने नहीं बंधवाई, ऊपर इसकी निगाह पहले से बुरी। मगर लोगों ने इसे बहाना माना। सुलहो आने झूठ, एक रत्ती भी सच नहीं। लोग ही करके हंसते रहे और तभी मुखिया के एक खास आदमी बिंदेसर ने झिनका का झूठा पकड़कर घसीट लिया।
वहां मौजूद नाई ने उस तरह से मूड का बाल छील दिया। वह रोती बिलखती रही। तभी मुखिया ने भारत की महान प्राचीन परंपरा याद करते हुए दुशासन की भूमिका निभाते हुए झिनका को निर्वस्त्र कर दिया। वहां मौजूद स्त्री पुरुष बच्चे तालियां बजाकर फिक्रे कसकर मजा लेने लगे। वह अपने हाथों से अपने अंगों को ढकने का प्रयास कर रही थी। तब दो जवानों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे खड़ी होकर चलने को बोला। वह रोती हुई बैठ जाती, मगर उससे वह घसीट ले जाते, कोई आगे से तो कोई पीछे से उसकी देह पर हाथ या डंडे से खोद कर हो करता। यह प्रक्रिया दिन भर चलती रही। अंत में वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। शाम में टीवी के स्थानीय चैनल ने इस घटना का रस ले लेकर प्रसारण किया। तब पुलिस की गहरी नींद टूटी। थाने के पुलिस दरोगा गांव में 8 बजे को पहुंचने का समय सारे लोग झिनका को पूरब के पोखर पर अधमरी छोड़कर जा चुके। वह की तरफ पड़ी थी। उसके बच्चे बिलख रहे थे। उसके आंसुओं से पोखर बढ़ता जा रहा था। दरोगा ने कलम चलाई और अज्ञात लोगों के नाम मामला दर्ज किया, मगर उसे झिनका नहीं मिली। उसके बच्चों ने कहा, हम्मर माई की भितरिया मार मरलो है। 2 दिन बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने घटनास्थल का औचक निरीक्षण किया। बल्लमपुर दियारा के सभी पुरुषों ने पूर्व नियोजित तरीके से झिनका के बारे में नई नई कहानियां गढ़कर उसे सुनाई। जब टीम ने मुखिया को बुलवाया तो पता चला कि वो अपने ससुराल चला गया है एक शादी। दरोगा ने जांच टीम को बताया कि मुखिया जी शरीफ आदमी, वह गरीबों की मदद करते हैं, कि वह महिलाओं के विकास के कार्यक्रम चलाते हैं, कि वह ईमानदारी की मूर्ति है, कि उनकी जिंदगी एक खुली किताब है। तभी अचानक जियावन वहां पहुंचा। उसने जांच टीम के सामने सब कुछ सही से बयान कर दिया, मगर जांच टीम ने विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने झिनका का बयान दर्ज करना चाहा। सो जियावन उस टीम को लेकर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गया। वहां एक झोपड़ी से झिनका निकली। उसने चीखते हुए कहा, मुखिया ने मुझे पेंशन नहीं दिलवाई। पेंशन के नाम पर उसने मुझसे बेगार करवाया। उन लोगों ने उसके खिलाफ जांच की तो दबाने के लिए उसने मेरे साथ मुकाला करने का प्रयास किया। जब मैंने गांव समाज को यह घटना बता देने की धमकी दी तो उसने अपने आदमियों से मिलकर मेरी दुर्दशा कर दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच टीम ने जब दरोगा की को बाघ की तरह घूरा तो उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर उसने कहा, गांव वालों ने मुझे बताया था कि इस औरत का चाल चलन ठीक नहीं है। आयोग की जांच टीम ने पूछा, और तुम्हारा? दरोगा को यह सुनते ही गस आ गया, मगर उस जांच टीम को फुर्सत नहीं थी कि उसकी पूरी तहकीकात करे। उसके सामने समूचा देश और उसकी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय समस्याएं थी। उसकी निगाह में स्थानीय समस्या थी। सो उसने सूबे के पुलिस महानिदेशक को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। पुलिस महानिदेशक अभी तक उसकी छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने 100 से अधिक महिलाओं और पुरुषों से बयान अपने अधीनस्थों के जरिए ले लिया है। जियावन को छोड़कर सारे लोगों ने झिनका के चाल चलन को व्यभिचारी बताया है। मीडिया के द्वारा सवाल दागे जाने पर पुलिस महानिदेशक ने सिर्फ उतना ही कहा, गांव के लगभग सभी लोगों ने झिनका के खिलाफ गवाही दी है। उसकी तरफ सिर्फ एक आदमी है और उस पर भी गांव वालों ने झिनका के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया है। और लोकतंत्र में बहुमत ही सब कुछ होता है। फिर भी जांच जारी है। अखबार वालों ने जियावन से खोद कर पूछा तो वह बमक उठा, सच का साथ देने वाला कोई नहीं है। आज भी भारत में सिर्फ संविधान में लोकतंत्र है, सरजमीन पर नहीं। कानून बड़े लोगों के लिए बना है, वह उनकी ही हिफाजत करता है, गरीबों की नहीं। चलो भाभी, हम लोग कहीं और चलें, जहां न मुखिया हो न उसकी रखैल पुलिस हो। यह गांव हमारे रहने लायक नहीं रहा। झिनका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पीछे पीछे जियावन बढ़ा और उसके झिनका के बच्चे बढ़ने लगे। जमीन कांप रही थी उनके चलते समय, और रो रहे थे आसपास के गाछ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष शर्मा जी आपका। आपने अपनी कहानी सुनाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के दर्शक और श्रोता आपकी कहानी पसंद करेंगे। मैं आग्रह करता हूं इस कहानी के श्रोताओं दर्शकों से कि वे अपनी टिप्पणी, कहानी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। उनके मन में, उनके जेहन में कोई सवाल आता है कहानी से संबंधित तो उसे भी जरूर लिखें। ऐसे सवालों की फेहरिस्त थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम लोग एक बार आपके सवाल अपने कथाकार
से पूछेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे आपके सवालों के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।